Okay. So in the last class we discussed about the safe custody of valuables and safe deposit vaults, right? So safe custody of valuables are clear, where we have to provide the valuable items to the bank and it is under the custody of bank, and they are basically giving you receipt about the for that deposit, right? Or you have to raise that receipt when you are basically taking that items back. अगर आप अपने जो भी वैल्यूएबल्स आइटम्स हैं उनको बैक अगर लेना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिसिप्ट आपको प्रोवाइड किया गया था एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड दैट सेम रिसिप्ट, ठीक है, टू द बैंक. What is the banker's liability? I told you that under the Indian Contract Act, the आपका जो बैंक है उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो थेफ्ट होता है, चोरी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर आपका इधर उधर होता है वैल्यूएबल आइटम्स, तो उसके लिए 100% आपका बैंक लाइबल नहीं है. But there are some situation in which the bank is liable. There are 3 situations. First one is for negligence. अगर बैंक ने आपके सेफ वॉल्ट ना ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसकी वजह से चोरी हो गई, या तो ये रीजन है बैंकर ने उसको खुला छोड़ दिया, ओपन ऐसे ही छोड़ दिया और तब चोरी हो गई, वो एक रीजन हो सकता है, या आपने सेफ कस्टडी के आसपास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखा है, एनीवन कैन एंटर in that particular area और उसके बाद थेफ्ट हो गया. So these all 3 situations comes under the negligence, ठीक है. So in the situation of negligence, the banker's liability will be arise and बैंक की liability हो जाएगी कि वो आपके valuable item के लिए compensation pay करे. आगे बात समझ में क्लियर हो गया? So negligence के अंडर में ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताया कि safe deposit vault is not very strong. Bankers leave the safe deposit vault unlocked छोड़ दिया, या तो कि सेफ जो वॉल्ट आपका जो एरिया है जहां पर आपके लॉकर्स हैं वहां पर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, किसी को भी आना जाना अलाउ कर रहे हैं और तब चोरी हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में भी who will be liable? बैंक will be liable. Next one is the next condition is for conversion. अगर बैंकर्स ने डिलीवर कर दिया गुड्स को, मतलब जो भी वैल्यूएबल आइटम्स थे उसको डिलीवर कर दिया जो कि उसके कस्टडी में था, सेफ कस्टडी में था, और उसने डिपॉजिटर के अलावा किसी और को वो दे दिया. आ रही है बात समझ में? यानी कि जिससे बिलोंग कर रहा था उस पर्सन को छोड़कर अगर किसी थर्ड पर्सन को वो आइटम्स प्रोवाइड कर दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी बैंक विल बी लाइबल, क्योंकि बैंक के कस्टडी में था और बैंक ने बिना जांच पड़ताल, विदाउट इन्वेस्टिगेशन एंड विदाउट वेरिफिकेशन अगर किसी और को आइटम्स दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में भी हु विल बी लाइबल? बैंक विल बी लाइबल फॉर सच काइंड ऑफ इंसिडेंट. क्लियर हो गया सबको? नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर फ्रॉड बाय इट्स ओन एम्प्लॉइज. यानी कि अगर बैंक जो है उसने कोई भी फ्रॉड कमिट हो रहा है एम्प्लॉइज के द्वारा, उन्हीं के एम्प्लॉइज के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में भी बैंक विल बी लाइबल. सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जो है मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर मल्टीपल साइज ऑफ दैट, देयर आर स्मॉल वॉल्ट्स अवेलेबल, लार्ज वॉल्ट्स अवेलेबल, एंड यू हैव टू पे द ईयरली फी फॉर टेकिंग दैट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक. ठीक है. फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन मैंने आप लोगों को करा दिया था, दैट कम्स अंडर द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 1983 में हुआ था, उसके अंडर में जो नॉमिनेशन के लिए फैसिलिटीज है मैंने बता दिया था. In the situation when the depositor will die, then what will be happen? What are the various conditions for that? Anyone have any doubt in this topic? किसी को कोई डाउट है? नॉमिनी एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट, बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दिया था. बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो कंडीशन मैंने आपको एक केस बताया था, केस याद है ना, श्री केबी सेठी अगेंस्ट गोरेगांव वेस्ट ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक. क्लियर हो गया था उसी समय? समझ में आ गया था सबको? रिजर्व बैंक गाइडलाइंस फॉर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो मैम. ओके. फिक्स्ड डिपॉजिट एज सिक्योरिटी, एक्सेस टू द सेफ डिपॉजिट लॉकर. अब यहाँ एक्सेस वाला पॉइंट शायद रह गया था, ये पॉइंट रह गया था प्रिया? प्रिया? यस मैम.
ये पॉइंट रह गया था, एक्सेस टू सेफ डिपॉजिट लॉकर। हाँ, So bank should follow the mandate given by the locker's hirer at the time of allotment. ठीक है, bank should take the caution before handling over the contents of the items. For contents as follows. अब यहाँ पर बैंक जो है उसको कुछ मैंडेटरी कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा टू बाय द लॉकर एंड द हायरर, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और बैंक को क्या क्या चीजों में सावधानी रखनी पड़ेगी अगर वो सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है वो एक्सेस कर रहा है, कोई यूज कर रहा है तो। पहला, टेक केयर इन एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्वाइवर नॉमिनी एंड द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द लॉकर हायरर बाय ऑब्टेनिंग द एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी सबसे पहला जो कंडीशन अप्लाई होता है कि जो भी सर्वाइवर है, सर्वाइवर का मतलब जो मतलब इन शॉर्ट जिन्होंने जो डिपॉजिटर हैं और उनके जो भी नॉमिनी है, यहाँ डिपॉजिटर को सर्वाइवर कहा जा रहा है, उनके आइडेंटिटी को क्लियर रखिए। ठीक है, आपके पास उनके स्पीचमेंट सिग्नेचर होने चाहिए। अगर किसी पर्सन की डेथ होती है जो डिपॉजिटर है तो उसका भी एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट जैसे डेथ सर्टिफिकेट और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बैंक में होना चाहिए, तभी दे आर गोइंग टू अलाउ द नॉमिनी टू यूज दैट लॉकर। आ रही है बात समझ में? सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पास पहचान होना चाहिए इनका, सर्वाइवर का, नॉमिनी का। इनफैक्ट उन अगर किसी की डेथ होती है तो उसका जो लॉकर हायरर है बाय ऑब्टेनिंग द एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब उसका प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देखिए क्या कंडीशन हो सकता है। देयर आर टू पर्सन ए, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए ने बी को नॉमिनी बनाया, ठीक है, अब ए की डेथ हो गई, ठीक है, अब बी जो है अब उसके पास सोल राइट है कि दे आर एबल टू ऑपरेट दैट सेफ्टी वॉल्ट, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए ए और बी, ए की डेथ नहीं हुई है तो बी के पास राइट नहीं है कि वो उस लॉकर को यूज कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन में बी कैन डू दैट, दे कैन रेज द रॉन्ग सर्टिफिकेट, फॉल्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बना के उसने बैंक में दे दिया, तो इन सब चीजों में बैंक को सावधानी रखने की रिक्वायरमेंट है। जब तक उसके पास, बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है नॉमिनी को ऑपरेट करने देने का, सर्वाइवर के डेथ का, तब तक आप नहीं उनको राइट दे सकते, नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होगा राइट टू यूज दैट वॉल्ट। नेक्स्ट वन इज make diligent effort to find out if there is any order from the competent court restricting the bank from giving access to the locker of the deceased। और इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, डिसीज का मतलब है जिस पर्सन की डेथ होती है। मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई और उसके पास लॉकर की फैसिलिटी है, उसका बैंक अकाउंट है उस बैंक में, ऐसे सिचुएशन में अगर किसी भी तरीके का कोर्ट से नोटिस आया हुआ है कि भाई डिसीज पर्सन के इस पर्टिकुलर अकाउंट को बैन करना है या कुछ भी इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी कोई भी नोटिस अगर आपके कोर्ट से आया है तो उस चीज को आप सबसे पहले फॉलो करोगे। ठीक है, आप उसको फॉलो करोगे। अगर बोला जा रहा है कि लॉकर का राइट किसी को भी नहीं मिलेगा तो एंड इन दैट सिचुएशन लॉकर का राइट ट्रांसफर नॉमिनी को भी नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? सो एक्सेस टू डिपॉजिट लॉकर में नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर डिलिजेंट एफर्ट दिखाना है टू फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करना है अगर कोई भी कोर्ट का नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन कोर्ट की तरफ से आया है रिलेटेड विद द लॉकर ऑफ द डिसीज पर्सन और द अकाउंट ऑफ द डिसीज पर्सन। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस और द फॉलो द नोटिस विच इज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा जो नोटिस है उसी को हम फॉलो करेंगे। Next point is make it clear to survivor nominee that access to locker is given to them only as the trustees of the legal heir। यानी कि यहाँ पर एकदम क्लियर रखना है आपको बात कि जो नॉमिनी होगा, जो भी सर्वाइवर होगा, डिसीज पर्सन के बाद जो भी बचे हुए होंगे लोग, ठीक है, यहाँ पर सर्वाइवर जो है दैट डिसीज पर्सन के रिलेटिव है, नोन है, जो भी है, या फिर नॉमिनी अगर है, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने शायद 30% के अलावा जो बचे हुए लोग हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वो लॉकर तभी एक्सेस कर सकते हैं जो उनके लीगल हियर है, यानी उनके जो बच्चे हैं, बेटा बेटी, उनके ट्रस्ट पे ही उनके पास राइट है कि वो उनके लॉकर को यूज कर सकते हैं, लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक हैज आल्सो एडवाइज, रिजर्व बैंक ने और क्या एडवाइस दिया है बैंक को,
not to insist on production of succession certificate, letter of administration or obtain any bond of indemnity or surety from the survivor nominee। यानी कि रिजर्व बैंक ने उन्होंने एडवाइस दिया है कि बैंक को इंसिस्ट नहीं करना है कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आए या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, इंडेमनिटी की जरूरत है, ऐसी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है सर्वाइवर और नॉमिनी के लिए। बैंक इज फुली डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, मतलब बैंक के पास कोई ये मतलब ये सारी चीजों के लिए उनको इंसिस्ट नहीं करना है किसी भी सर्वाइवर या नॉमिनी को। लेकिन यहाँ ट्रस्टी की बात है, और किसके ट्रस्टी है, वो लीगल हियर जो है उन्होंने ये राइट दिया है नॉमिनी को और सर्वाइवर को, दे कैन ऑपरेट द लॉकर। ठीक है, सो दीज आर द सम गाइडलाइंस टू एक्सेस द सेफ डिपॉजिट लॉकर। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, सारे पॉइंट क्लियर हो गए? एक्सेस टू सेफ डिपॉजिट लॉकर, एवरीवन? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब यहाँ एक कंडीशन है कि अगर नॉमिनी और सर्वाइवर्स हैं तब ये सब सिचुएशन है। जहां पर नॉमिनी और सर्वाइवर नहीं होंगे वहां क्या सिचुएशन होगा? अगर किसी ने लॉकर ओपन करवाया बट उनका कोई नॉमिनी नहीं है और उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? सो जो यहाँ पर गाइडलाइंस है, that stipulate that where the deceased lawker hirer had not made any nomination, where the joint hirer had not given any mandate, that access may be given to one or more person of survivor by clear the survivorship clause। यानी अगर किसी भी कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है इस चीज से रिलेटेड कि दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग, मतलब क्लॉज के अंदर मतलब कोई भी चीज दे डोंट हैव नॉमिनी, इन शॉर्ट जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि उनके पास कोई भी नॉमिनी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक जो है वो बहुत ही ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बोल सकते हैं प्रोसीजर करेगा, क्योंकि कोई नॉमिनी नहीं है, कोई सर्वाइवर नहीं है। अब नॉमिनी क्या हो सकता है? कोई नोन भी हो सकते हैं, अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, किसी फ्रेंड को भी आपने नॉमिनी बना सकते हैं आप, है ना। सो नॉमिनी वाले सिचुएशन में तो वो सारी सेफ्टी देखना जरूरी है, बिकॉज लीगल हियर के पास वो नॉमिनेशन नहीं है उस लॉकर के लिए, तो उस सिचुएशन में तो ये सारे कंडीशंस अप्लाइड थे। अब जहां पर आपके लॉकर के लिए कोई भी नॉमिनी नहीं है, किसी को भी हायर नहीं किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो बैंक होगा वो एक्सेस किसको दे देगा? बैंक किसको एक्सेस देगा? बैंक दे देगा आपका एक्सेस किसको? लीगल हियर को। आगे बात समझ में सबको क्लियर हो गया? यस सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द गाइड। यहाँ पर क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? अगर सर्वाइवर और नॉमिनी नहीं होगा लॉकर के लिए, सो बैंक विल बी गिव एक्सेस टू द लीगल हेयर, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड लॉकर हायरर, ठीक है। Okay, now the next point is there are some other type of facilities which is provided by the bank. One is the merchant banking, ठीक है। merchant banking क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Then we are moving today, but then we'll move toward the tailor system, ठीक है। Okay, so first one is the merchant banking जो है, merchant banking. So what is merchant banking? So merchant banking is a new kind of activity which is basically a new line of activity in the Indian bank system. So State Bank of India जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा बैंक है which basically started providing such kind of service, ठीक है। So merchant banking जो है comprises in the rendering services of non-banking nature, मतलब non-banking nature का service provide किया जाता है through the merchant banking system, and it is of industrial and business houses, ठीक है। merchant banking जो है it is a division of banks which renders the advisory services, assistance to the entrepreneurs, setting up the new industrial venture, इन सब चीजों के लिए एडवाइस देने वगैरह का काम जो है वो कहाँ किया जाता है? अंडर द merchant banking services, ठीक है। So the merchant banking division of bank renders the advisory services and assistance to the entrepreneurs that how they can able to set their business. So एक तरीके से बोल सकते हैं this is the non banking nature का ये जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है आपके बैंक के तरफ से। So merchant banking जो है they are providing multiple type of the services which I am going to elaborate one by one.
So first one is project counseling. So यहाँ पर प्रोजेक्ट काउंसलिंग के लिए मतलब कह सकते हैं काउंसलिंग करना मतलब यहाँ पर एडवाइस दिया जाता है. They will provide you the they will give you the knowledge about the pros and cons which is related with the this project. ठीक है. So this division जो प्रोजेक्ट काउंसलिंग डिवीजन है बैंक का और स्टेट बैंक के द्वारा ये पहली बार फर्स्ट टाइम इट इज स्टार्टेड दिस सिस्टम मर्चेंट बैंकिंग. और इसमें जो पहला जो सर्विस है पहला जो डिपार्टमेंट है इन शॉर्ट टाइप ऑफ जहां पर ये आपका ये सर्विस दिया जाता है दैट इज प्रोजेक्ट काउंसलिंग. अब ये डिवीजन किस चीज के बारे में बताता है? द डिवीजन सजेस्ट अबाउट द सुटेबल लोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स और कोलैबोरेटर्स. ठीक है. द डिवीजन जो है वो सजेस्ट करता है सुटेबल लोकेशन किस चीज के लिए कि आपको प्रोजेक्ट जो है आपको अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करना चाहिए. टेक्निकल कंसल्टेंट. ओके. सो टेक्निकल कंसल्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस रिलेटेड विद एक्सपर्टीज से आपको वो बताएंगे कि किन से आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. टेक्निकल असिस्टेंस देंगे कि हाउ यू कैन स्टार्ट द बिजनेस. So these kinds of information is provided by bank. Just imagine कि ये कुछ इस तरीके की चीजें जो हैं वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है. Just wait. Okay. So you all are able to hear me? आवाज आ रही है सबको? Under this merchant banking, the first one is project counseling. It is related with the division such as the location, suitable location क्या है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. उसके बाद क्या टेक्निकल कंसल्टेंट, कोलैबोरेशन, फाइनेंसिंग पैटर्न किस तरीके से बिजनेस में फाइनेंस कर सकते हो, पैसा फंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ऑल दीज काइंड्स ऑफ सजेशंस और सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर दिस मर्चेंट बैंकिंग सर्विस. क्लियर हो गया सबको? मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम के अंडर में जो पहला पॉइंट है दैट इज प्रोजेक्ट काउंसलिंग. Here this division is going to provide you the information, knowledge. They are going to give you suggestion about the suitable location for the project, about the fund allocation, about the financial बोल सकते हैं financial operations, as well as about the tax benefit which is provided by the government, as well as technical consultant or collaboration. So these kinds of suggestions and information is provided under the merchant banking. Clear हो गया point सबको? First point is clear. And State Bank of India is the first bank. Always remember this. Now the next one is preparation of the feasibility report. Feasibility report, it is related with suitable. कितना आपका जो project है वो suitable है. So यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या सर्विसेज बैंक देता है. इट प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट. कौन कौन से मैटर पे ये फिजिबल रिपोर्ट बनाता है? इकोनॉमिक रीजन पे, टेक्निकल पे, फाइनेंशियल पे. ठीक है. इकोनॉमिक रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स. यानी कि ये मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स रेडी करता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, सर्वे करता है मार्केट का, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स रेडी करता है. फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमेशा याद रखिएगा विच इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रेडी करता है, एडवाइस देता है यानी प्रोजेक्ट के ऊपर काउंसलिंग प्रोवाइड करता है लोगों को. उसके अलावा टर्म फाइनेंस. सो टर्म फाइनेंस में यहाँ पर ये जो डिवीजन है, टर्म फाइनेंस में जो यहाँ पर ये टर्म फाइनेंस डिवीजन है वो क्या करता है? इट प्रिपेयर्स द टर्म लोन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन और टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन. That how you can take the loan for starting your business, how you can take loan for starting any project. This division is going to give you advice for that. ठीक है. So term finance will tell you about the loans and their conditions. ठीक है, all the conditions which you need to fulfill before taking the loan. So loan application के से related, loan लेने से related जो भी चीजें होंगी that will deal under this division, that is term finance. Clear? Clear हो गया? So yes ma'am. Next one is, fourth one is obtaining government consent.
सो गवर्नमेंट की कंसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए मंजूरी देना, ठीक है, दैट इज कंसेंट, उसके लिए राजी होना, इन शॉर्ट, इन हिंदी में ये आप समझिए, ठीक है। सो ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट कंसेंट, ये जो डिवीजन होगा, दैट विल ऑब्टेन द रिक्विसाइट परमिशन फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल वेंचर्स। यानी अगर कोई आप इंडस्ट्रियल वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन और गवर्नमेंट का कंसेंट की जरूरत है, सो दिस डिवीजन विल ऑब्टेन दैट फॉर यू, ठीक है, आपके बिहाफ में वो इस चीज को, उस कंसेंट को ऑब्टेन करेंगे, किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। सो ये आपका गवर्नमेंट कंसेंट को ऑब्टेन करने का भी काम किसका होगा, आपके बैंक का। सो दिस डिवीजन विल ऑब्टेन द रिक्विसाइट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी, जो भी आपका एक्ट है जिसके अंडर में आपको कंसेंट, नोटिस, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हु इज गोइंग टू टेक इट, बैंक इज गोइंग टू टेक इट ऑन योर बिहाफ, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल वेंचर है तब, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एज मैनेजर टू न्यू इश्यूज, एज मैनेजर टू न्यू इश्यूज। अच्छा, न्यू इश्यूज में आप लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप लोग को पता होगा इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के बारे में, आईपीओ के बारे में पता है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बात की जा रही है कि ये जो डिवीजन है, ये एक मैनेजर की तरह वर्क करेगा फॉर इशूइंग द टू द न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स, मतलब नए शेयर्स जो आ रहे हैं, बॉन्ड्स आ रहा है, डिबेंचर आ रहा है, किसी भी स्टॉक कंपनी के द्वारा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के द्वारा, so that they are going to manage. Who is going to manage? The bank is going to manage, through which you can purchase, through which you can sell. So they are going to work as a manager for new issues, for the initial public offers, ठीक है, by the joint stock companies, or we can say by companies. Clear? क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। Now the next point is it also arranges foreign currency, ठीक है, foreign currency loans and help in modification and restructuring the capital base, ठीक है। तो हमारी, अच्छा एक बात बताइए, इंडिया में कितना रिजर्व चलता है गोल्ड का और फॉरेन करेंसी का, और कहाँ पर इस रिजर्व को रखा जाता है, कौन रिजर्व करता है? आरबीआई रिजर्व करता है, आरबीआई रिजर्व करती है मैम। हाँ, और 200 रुपया करोड़ का इसका रिजर्व है, हाँ, और 100 कुछ इसका गोल्ड का रिजर्व है, 115 हाँ 115 करोड़, बिल्कुल 115 करोड़ का जो रिजर्वेशन है गोल्ड का होगा, और 85 करोड़ आपके फॉरेन करेंसी का होगा, और ये किसके पास होगा, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और remembers that there is the reserve of 200 crore, 85 crore for the foreign currency and 115 crore for the there is gold reserve, उतने वैल्यू का गोल्ड रिजर्व होता है। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी लोन वगैरह का भी अरेंजमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल बेस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या इसमें बेनिफिट होता है, एक्सपोर्ट का बेनिफिट क्या क्या है, उसमें एक फॉरेन करेंसी का आना इंडिया में, वो भी आपके बेनिफिट में आता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका बेस जो है रिलेटेड विद द कैपिटल बेस, अगर आपको प्रॉब्लम में है, या फिर आपका इन्फ्लेशन है, या कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉरेन करेंसी में लोन को भी अरेंज करता है, कौन, बैंक। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया? It also makes the foreign currency loan and help in modification and restructuring of capital base. Now the next point is joint venture abroad. अच्छा, joint venture का मतलब क्या होता है? Who is going to tell me? Joint venture क्या होता है? Joint venture क्या है? collaboration of a two company is called joint venture, just like Maruti and Maruti Suzuki. Maruti Suzuki, and earlier there were Hero Honda, but nowadays these both companies are separated. The Honda was, मतलब Honda is Japanese and Hero is Indian company, right? जापान की कंपनी है, जापान बेस्ड कंपनी है आपका Honda, और Yes, Hero जो है that is Indian company, right? So joint venture का मतलब होता है जहां पर दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं और एक साथ मिलकर के बिजनेस को रन करती हैं, ठीक है। सो ज्वाइंट वेंचर अब्रोड में यहाँ पर इट प्रोवाइड द पैकेज सर्विसेज, ये पैकेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है
with including the advice, मतलब advice के साथ on what, on relevant government regulation, मतलब government regulation से related, scope से related, benefit से related, कि आपको joint venture में क्या क्या benefit होगा, और आप abroad में joint venture कर रहे हो, यानी आप दूसरे country में जाकर के joint venture को opt कर रहे हो, तो उससे आपको क्या क्या benefits होगा। तो इसके बारे में भी suggestion आपका कौन देता है, मर्चेंट, ये आपका ज्वाइंट वेंचर अब्रोड कौन देता है, इसके बारे में आपको एडवाइस, बैंक। नेक्स्ट वन इज टॉपिक इन दिस पॉइंट, merchant banking is a professional services. Why the word professional is required? Because they always give services through expertise. जो इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं उनके थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक, ठीक है। So merchant banking is a professional service provided by the merchant banks to their customers, लिख रहे हो सब लोग, एवरीवन लिखिए, merchant banking is a professional service provided by the merchant banks to their customers considering their financial needs, बट याद रखिएगा कि जो मर्चेंट बैंकिंग जो सर्विस है बैंक के द्वारा जो दिया जा रहा है, दैट कैन बी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट कैन बी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, यानी वो एडवाइस भी देने का काम करता है, लोन भी देने का काम करता है, ठीक है। कस्टमर्स कंसिडरिंग देयर फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है, for adequate consideration in the form of fee, यानी कि फी के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ पैसे लेता भी है बैंक आपके सर्विस के लिए, लेकिन वो आपको बैंकिंग नॉन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू द मर्चेंट बैंक, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू सम पोजीशंस और सम मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन, project counseling, preparation of feasibility report, term finance, obtaining government consent, manager to new issues, मतलब आप नया कोई लेकर आना चाहते हो मार्केट में शेयर्स, तो दे विल वर्क फॉर दैट। वर्किंग कैपिटल, एक वर्ड एक यहाँ पर पॉइंट रह गया था, वर्किंग कैपिटल, it also helps in appraisal of working capital। अच्छा, वर्किंग कैपिटल वो होता है जो आपके डे टू डे आपके एक्टिविटीज के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। क्लियर है ना सबको? वर्किंग कैपिटल सबको क्लियर है कि जो डे टू डे आपके वर्क को ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका रेगुलरली आपका वाटर बिल और एम्प्लॉइज को वेजेस देना, वर्कर्स को वेजेस देना, ये सारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी ये फुलफिल करता है। इट ऑल्सो ये फॉरेन करेंसी लोन वगैरह भी प्रोवाइड करेगा आपकी कैपिटल बेस के लिए, ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर अब्रोड, मतलब कि दे आर आल्सो गिविंग यू ऑप्शन इफ यू वांट टू ऑपरेट योर बिजनेस बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ, मतलब बाय दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो दे आर आल्सो गिविंग यू एडवाइस ओवर दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ डिविजन है। सो मर्चेंट बैंक जो है, दे आर बेसिकली अ फाइनेंशियल, दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस, लोन सर्विसेज टू द लार्ज कॉर्पोरेशंस। क्लियर हो गया सबको? Yes, समझ में आ गया? Yes, ma'am. फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग लिख लो, फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। पहला लिखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और जो फंक्शंस है ना मर्चेंट बैंकिंग का, ये गवर्न किसके द्वारा होता है? दैट गवर्न अंडर द सेबी रेगुलेशन 1992। द मर्चेंट बैंकिंग जो है आपका गवर्न किसके द्वारा होता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी 1992 के अंडर में मर्चेंट बैंकिंग गवर्न होता है। और इनके क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट वन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ट्रेडिंग करना सिक्योरिटीज, परचेज करना सिक्योरिटीज, मल्टीपल सिक्योरिटीज, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब समझते हो ना क्या होता है? जब हम मल्टीपल जगह से शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह परचेज करते हैं, और उससे क्या होता है
कि हम रिस्क के हिसाब से लेते हैं, जैसे हाई रिस्क है हाई रिटर्न है तो हमने कुछ उसमें लगा दिया, लो रिस्क में मतलब एक प्रॉपरली हमने रिस्क के बेसिस पे प्रॉपरली अपना पोर्टफोलियो रेडी किया, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो मर्चेंट बैंकिंग इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस एज वेल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज raising funds for the client. Raising funds for the client. How you can raise the funds? You can raise the fund by buying the securities from the international or from the domestic market. डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट से आप किस तरीके से रेज कर सकते हैं फंड, उसके बारे में भी असिस्ट करता है आपको मर्चेंट बैंकिंग, कि आप कैसे सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो. ठीक है. They are also doing the work of promotional activities, like the merchant bank also helps in promotion of business institute वगैरह को promote करना in initial stages, यानी शुरुआत के टाइम पे initial stage में उनको promote करना और ऐसे organization को, ऐसे companies को help करना to get the approval from the government, which we already discussed in obtaining the government consent. ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, ये भी फंक्शंस क्लियर हो गए. पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सेकेंड वन इज रेजिंग फंड फॉर द क्लाइंट. क्लाइंट कौन होगा? जो सर्विस बैंक से ले रहा है. ठीक है, तो उनके लिए फंड रेज करवाना, मार्केट से कैसे सिक्योरिटी वगैरह परचेज करना उसके बारे में एडवाइस देना. उसके बाद प्रमोशनल एक्टिविटी करना. स्टार्टिंग में जब बिजनेस सेटअप होता है तो उनको प्रमोशन की तो बहुत जरूरत होती है. सो द बैंक कैन ऑल्सो डू दिस फॉर यू, बट इन ओनली इन इनिशियल स्टेज, as well as it is also helping you to get the consent from the government for your organization, so which we discussed earlier. Now next one is that they will also provide you the credit facility. क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहां से आप क्रेडिट ले सकते हो और अपने से भी आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड करेगा. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको यहाँ तक पॉइंट. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस अंडर द मर्चेंट बैंकिंग. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मर्चेंट बैंकिंग क्लियर हो गया. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेलर सिस्टम. टेलर का मतलब समझ रहे हो ना, TAI वाला नहीं है ये, TELL. बिल्कुल, दिस इज TELLER, टेलर सिस्टम, राइट. अच्छा, अब ये टेलर सिस्टम क्या है? मर्चेंट बैंकिंग क्लियर हो गया ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, एक और सर्विस के बारे में बताती हूँ कि द बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द मल्टीपल ऑप्शन फॉर प्रोवाइडिंग द पेमेंट, विच वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट दे आर प्रोवाइडिंग द प्लास्टिक कार्ड, दे आर प्रोवाइडिंग यू द इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, दे आर द इंटरनेट बैंकिंग. ये सारे एडिशनल फैसिलिटीज में आएगा, क्योंकि जो प्राइमरी वर्क है आपके बैंक का, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स. उसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं काइंड ऑफ, दे ऑल कम्स अंडर द एडिशनल फैसिलिटीज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए अब टेलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है. बैंक इज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ थर्ड पार्टी की तरह काम करता है, याद रखिएगा ये चीज, because they are basically helping you when you are filling the form, when you are applying for any site or something. In that situation अगर वहाँ पेमेंट होता है तो पेमेंट का मोड जो होगा वो आपका बैंक की तरफ से, मतलब बैंक आपका मीडिएटर की तरह वर्क करता है. ठीक है, so in short we can say it is also working like a third party. अच्छा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस करा दिया था मैंने आप लोगों को. स्टैंडिंग instructions is already completed, because before tailor system I just want to complete. If it is not completed then we'll complete it first. Standing instructions. ठीक है, No, ma'am, नहीं हुआ है. हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा. व्हाट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? सो बैंक जो है वो कई बार अपने कस्टमर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जिसके वो उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अंडर में वो आता है. So bank renders some useful services to their customers by complying with their standing instruction. लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन देता है? बैंक को कस्टमर देता है इंस्ट्रक्शन. तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वैसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कस्टमर देता है बाय अ कस्टमर टू हिज बैंकर. ठीक है, अपने बैंक में वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है विच रिलेटेड विद द फाइनेंशियल डीलिंग.
जैसे मान लो कि मैं एक रूम रेंट पे रह रही हूँ, एक रूम लेकर के, और उसका रेंट जो है मुझे हर महीने अपने ओनर के अकाउंट में डालना होता है, ठीक है। तो मैंने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया कि भाई मेरा 5,000 रुपीज जो है वो डिडक्ट होगा, इसके अकाउंट में जाएगा। मतलब ये जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है, इट इज फॉर द फाइनेंशियल डीलिंग। अब जैसे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो ऐसे ही कर दिया कि हर महीने का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हो जाए, खुद से ऑटो डेबिट हो जाए। हर महीने का मेरा 1,000 रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है फिक्स्ड है, मान लो, ऐसा होता नहीं है, वेरिएबल और फिक्स दोनों होता है, तो वो अपने आप 1,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वैसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कस्टमर अपने बैंक को देता है, और इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल डीलिंग, लाइक रिसिप्ट के से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड, ठीक है। अब कस्टमर जो है इंटेंट्स हिज बैंकर टू अंडरटेक ऑन हिज बिहाफ ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि कस्टमर खुद नहीं करता है वो परफॉर्म, और अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसके बेसिस पर आप ये सारे पेमेंट्स को कीजिए, इन सारे पेमेंट्स को रिसीव कीजिए, इन सारे पेमेंट्स को मतलब कीजिए। ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके कस्टमर के द्वारा बैंक को दिया जाता है, यानी बैंक खुद से ये चीज नहीं करेगा, आपके भी आप में पेमेंट नहीं करेगा जब तक आप खुद इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीजें हैं, जैसे पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मेरा हर महीने मान लीजिए 2,000 LIC को जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैं भर रही हूँ। अब वो ऑटोमेटिकली 2,000 रुपीज जो है वो मेरा ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी मेरे अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरेंस कंपनी पीरियोडिकली, मतलब हर महीने या 3 महीने पे, 6 महीने पे, जैसा भी आपने उसका टाइम पीरियड ले रखा है वैसे। पेमेंट ऑफ पीरियोडिक मेंबरशिप फी, जैसे क्लब वगैरह का फी जो आपको हर महीने भरना पड़ता है, लाइब्रेरी फी हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन फी हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गया, जिसको आप हर महीने पेमेंट करते हो, तो वैसे अमाउंट, ठीक है। पेमेंट ऑफ अदर बिल्स ऑफ द कस्टमर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आपका पाइपलाइन बिल, आजकल तो पता ही होगा कि आपके जो LPG होता है दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू पाइपलाइंस, है ना, तो उसके भी बिल आते हैं हर महीने, तो उसका बिल। सो पेमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ बिल, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट टू फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, यानी कि अगर मुझे किसी स्पेसिफाइड किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भिजवाना है तो दैट कैन बी डन थ्रू दिस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। Collection of dividend on the behalf of the customers, collection of pension from the government department, all these things comes under the standing instruction. So standing instruction को हम कह सकते हैं कि it is a basically services which is provided by the bank. They will basically wait for your instruction. Without your instruction they are not going to operate these kind of services. तो ये जितने भी सर्विसेज हैं इन सब के लिए आपको इंस्ट्रक्शन बैंक को देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और मेरा हर महीने SIP कट रहा है 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपीज वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, आपने फॉर्म फिल किया और आपने ऑटो डेबिट उसमें फिल कर दिया। बैंक आपके बिहाफ में 1,000 रुपीज जो है वो बजाज अलायंस या कोई भी अलग कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी है उसको वो प्रोवाइड करेगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एंड इट विल बी, और ज्यादातर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हम तब यूज करते हैं, ये फैसिलिटी तब यूज करते हैं जब हमें पीरियोडिकली और फ्रीक्वेंटली हमें जब किसी को पेमेंट करना हो। जैसे हमें हर महीने अगर कहीं पेमेंट करना है LIC में या फिर कोई प्रीमियम फिल करना है, तो हर महीने आप जो खुद से उसको प्रोसेस करोगे, इससे बेहतर है कि बैंक आपके बिहाफ में उसको प्रोसेस करेगा। So for the periodic payment, for the regular payment, or for the frequent payment or receiving the amount, we can use this service standing instruction. Clear? Yes, ma'am. ठीक है? Yes. Okay. On अच्छा एक और चीज कि on the receipt of such instruction, जब ये इंस्ट्रक्शन बैंक को मिलता है कस्टमर के द्वारा, bank should note the same on the ledger page of the concerned account holder and also keep its record in standing instruction register. यानी जो अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन बैंक के द्वारा बैंक को मिलता है कस्टमर के द्वारा, तो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, और खैर आजकल तो वो फिजिकल रजिस्टर की जगह पूरा डेटा होगा, तो डेटा जो है वो मेंटेन करता है, और बैंक शुड रेगुलरली कंप्लाई विद सच इंस्ट्रक्शन, ठीक, और बैंक जो है वो इंस्ट्रक्शन से वो रेगुलरली उस चीज को फॉलो करता रहेगा।
In respect of payment, अगर पेमेंट करना है, however the banker bears no responsibility if the customer's account does not possess the minimum amount required to carry out the instruction. लेकिन याद रखिएगा कि अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए, तभी वो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। मान लो कि 2000 रुपए प्रीमियम कट रहा है और अकाउंट में 500 रुपए पड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में इट विल नॉट वर्क। 1500 रुपए बैंक अपनी तरफ से नहीं दे देगा आपके इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? So for getting this facility of standing instruction, at least you have to maintain the minimum amount through which all these instruction will be fulfilled. यानी जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो सारे फुलफिल करने के लिए उतने पैसे भी आपके अकाउंट में होने चाहिए। मान लीजिए कि मेरा हर महीने का 15,000 का एक्सपेंस है और 15,000 रुपीज में बहुत सारे फिक्स्ड अमाउंट है जो हर महीने डिडक्ट होने हैं, तो अगर मेरे अकाउंट में 2,000 रुपया होगा तो वो 15,000 का काम थोड़ी करेगा, बैंक नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया है कि बैंक तभी रिस्पॉन्सिबल है जब आप मिनिमम अमाउंट जो है वो आप अपने अकाउंट में रखते हो जब ये ट्रांजैक्शन होने वाला है तो। ठीक है, जैसे मान लो हर महीने की 18 को अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 18 से पहले अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 18 से पहले पहले कोशिश कीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं। ठीक है, the customer's responsibility is to ensure the efficient amount in the account at the time of payment which is made according to the standing instruction। मतलब standing instruction के हिसाब से जो भी पेमेंट करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? सबको समझ में आ गया? In carrying out such instruction, अब एक और यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। In carrying out such instruction, the banker act as his customer's agent। तो मतलब जब वो सारे इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कर रहा है बैंक, तो एक तरीके से वो कस्टमर का क्या होगा, वो एजेंट होगा, and hence may be held liable for the loss sustained by him due to the negligence by way of non-compliance or delayed compliance of this standing instruction। और अगर वो बैंक जो है वो पहले से ही उसको आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है और इंस्ट्रक्शन देने के बाद कस्टमर का वो एक तरीके से एजेंट है जो आपके बिहाफ में पेमेंट कर रहा है, और अगर किसी भी तरीके का लॉस हुआ किसको, कस्टमर को, मान लीजिए कि मुझे LIC का प्रीमियम भरना था 2,000 रुपए का और वो सही टाइम पे डिडक्ट नहीं हुआ, जैसे मान लो कि हर महीने के 5th को वो डिडक्ट होना था और वो जाके डिडक्ट हो रहा है 7th को, और जिसकी वजह से मुझे फाइन देना पड़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका बैंक लाइबल होगा। ऐसा नहीं कि बैंक की लाइबिलिटी नहीं है, अगर आपका पैसा लॉस होता है, टाइमली पे नहीं होता है, डिले होता है, किसी भी तरीके का सिचुएशन में बैंक विल बी हेल्ड लाइबल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. मैम। ओके, और मर्चेंट बैंकिंग में किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, मैम जैसे कि मर्चेंट नेवी में दूसरा पॉइंट बोला है इसमें कि प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल रिपोर्ट, तो मैम अब तो कुछ फिजिकल रहा नहीं, अब तो सब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल हो गया। तो फिजिबल रिपोर्ट से रिलेटेड है बच्चे यहाँ पर, जैसे कि अगर आप कोई फर्म को या कोई प्रोजेक्ट को बनाते हो, मतलब फर्म को स्टैब्लिश करते हो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, जब कोई आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप हर चीज को प्लान करते हो, और उस प्लानिंग में आप हर चीज को देखोगे कि आपका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, जो आपका प्रोजेक्ट उसमें कॉस्ट कितना लगेगा, आपका इकोनॉमिकल वे में, सोशल वे में आपका प्रॉस कॉन्स क्या है, ठीक है, आपको लॉस क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए फिजिबल रिपोर्ट रेडी किया जाता है, आपकी सुटेबिलिटी क्या है, ठीक है, आपके पास फंड कितना है, आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल है, और अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये आगे चल के आपको प्रॉफिट देगा, लॉस देगा। तो एक तरीके से फॉरकास्टिंग जो करते हैं ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पर फिजिबल का मतलब वही है कि आप सुटेबिलिटी को चेक करोगे उस प्रोजेक्ट में का क्या आगे चल के क्या सिचुएशन हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो दैट कैन बी डन बाय द प्रोफेशनल और एक्सपर्टीज, मतलब जो प्रोफेशनल लोग होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो लोग आपको एक फिजिबल रिपोर्ट रेडी करके देंगे। वो फिजिबल रिपोर्ट आपको बताएगा कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है फ्यूचर में या नहीं हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन। क्लियर हो गई बात आशुतोष? यस तो मैम। अगर वो आपको लोकेशन के बारे में एडवाइस दे रहा है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में एडवाइस दे रहा है, आपको फंड तक वो प्रोवाइड कर रहा है, तो दे कैन आल्सो प्रोवाइड यू सच काइंड ऑफ फैसिलिटी वेयर दे विल प्रोवाइड यू द फिजिबल रिपोर्ट। फिजिबल का मतलब हमेशा याद रखना, दैट इज रिलेटेड टू सुटेबिलिटी, ठीक है, कितना सुटेबल है, कितना एक्सेप्टेबल है आपका ये प्रोजेक्ट, सोसाइटी इसको कितना जल्दी अडॉप्ट करेगी, तो ये सब चीजों के लिए पूरा रिपोर्ट बनेगा। ठीक है,
So let's move toward the next point, that is Taylor system. Taylor system. Taylor system. तो यहाँ पर कुछ banks हैं which introduce the Taylor system at their branches for what? For expedite the receipts of small amount and payment of checks. मतलब जो Taylor system है, this is provided किस चीज के लिए? छोटे मोटे amount के लिए रिसिप्ट ले कैसे पाए हम अमाउंट को, कैसे पेमेंट कर पाए चेक के लिए, उसके लिए टेलर सिस्टम जो है इट इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. यूजुअली व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर मान लीजिए कि चेक को प्रेजेंट किया जा रहा है पेमेंट के लिए, इट पासिस थ्रू नंबर ऑफ पर्संस. ये बहुत सारे लोगों को पास किया जाता है. जो चेक बॉक्स में हम चेक डालते हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर एक दिन का वो पूरा काम नहीं है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम. ठीक है. इट इज पास थ्रू मल्टीपल प्रोसेस, तो इट पास थ्रू मल्टीपल पीपल इन शॉर्ट. ठीक है. सो द लेजर कीपर, जो लेजर बनाता है बैंक में, उनके पास जाएगा, अकाउंटेंट के पास जाएगा, कैशियर के पास जाएगा. सो इट विल टेक टाइम. सो टू कर्टेल सच टाइम, उस टाइम को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए द टेलर सिस्टम को लाया गया. ठीक है. अब अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होगा कि एक कैशियर होगा जो डेजिग्नेटेड होगा टेलर के नाम से. और आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, बहुत सारे बैंक में आप जाओगे तो दैट इज इन द बिल्कुल फ्रंट में आपको लिखा होगा टेलर. ठीक है. सो टेलर के नाम से ऐसे लोग डेजिग्नेटेड होंगे जो हैंडल करेंगे कैश को अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट को ये हैंडल करेंगे. एंड दे मेक्स पेमेंट ऑफ चेक्स एटसेट्रा, मतलब ये तुरंत से चेक्स वगैरह का पेमेंट वगैरह प्रोवाइड करना, ये इनका काम होगा अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट. ठीक है. On presentation of the check by the pay, मतलब पे के द्वारा अगर आपने इसको चेक को प्रेजेंट किया, तो जो टेलर है they are going to give you the facility that they are going to basically clear the amount. ठीक है. सो अगर मैंने बताया आपको कि चेक जो था पहले बहुत सारे प्रोसीजर को पूरा फुलफिल करने के बाद जाके क्लियर होता था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था. उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए टेलर सिस्टम को लाया गया है, जो कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट तक, इट्स नॉट अबाउट द एवरी अमाउंट बट देयर इज सम स्पेसिफाइड अमाउंट, उस हिसाब से दे आर बेसिकली क्लियरिंग द अमाउंट एंड दे आर बेसिकली हैंडलिंग द कैश. ठीक है. It does not consult the ledger account, और ना कोई लेजर अकाउंट से कोई कंसल्टेशन इनका नहीं होता है, ना ही कोई स्पेसिमेन सिग्नेचर का कोई भी लफड़ा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है. ठीक है. He does so and only in the case of, अगर कोई करता है, ऐसा भी नहीं कि टेलर जो है he is not doing such kind of thing, they are not verifying, but they will do it when there is some doubt. कोई डाउट के केस में वो इस तरीके का वेरिफिकेशन भी करता है. जो पेमेंट होगा चेक का, दैट विल एक्सपेडिटेड, मतलब पेमेंट जो है चेक का वो एक्सपेडिट हो जाता है, तुरंत क्लियर हो जाता है. एंड बैंक जो है दैट प्रेस्क्राइब द अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड डिपॉजिट टू बी डील बाय द टेलर. अब ये जो कितना अमाउंट तक डील कर सकता है टेलर, दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय द बैंक, ये बैंक के द्वारा स्पेसिफाइड होता है. ठीक है. अब अगर हम बात करें टेलर की, तो बिसाइड द अबव, जो टेलर है दे कैन आल्सो इन कैशेस द ट्रैवल चेक. जो ट्रैवल चेक है आपका, ट्रैवलर चेक है, सॉरी, ट्रैवलर चेक जो है उसको भी वो इनकैश करता है अप टू 2500, यानी 2500 रुपए तक जो टेलर है उसके पास राइट है कि वो आपके ट्रैवलर चेक को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. बैंक ड्राफ्ट के लिए उनके पास 2000 का अमाउंट, 2000 है लिमिट, और गिफ्ट चेक के लिए इनके पास 2000 का लिमिट है. आ रही है बस समझ में कि 2000 रुपए तक का जो चेक है ना, गिफ्ट चेक, दैट विल बी क्लियर बाय द टेलर ओनली. अगर आपके पास 2500 रुपीज तक का ट्रैवलर चेक है, that will be cleared by the tailor only. You don't need to deposit it and you don't need to wait for 3 or 4 days, but it will be clear immediately at that time only. आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. और इन सम बैंक प्रॉम्प्ट पेमेंट टेलर सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड. बहुत सारे बैंक में ये सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया है. और इस सिस्टम में जो कस्टमर का अकाउंट होगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर होगा, उसको मेंटेन्ड इन डुप्लीकेट, इसको मेंटेन करके रखा जाएगा. वंस सेट इज केप्ट बाय द टेलर वेयर इन द कस्टमर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन द कार्ड्स. और मतलब इसको मेंटेन किया जाएगा किसके द्वारा? टेलर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा. ठीक है. और अगर कोई भी पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में एक बार साइन वगैरह लेकर के वो पेमेंट क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. और आई गेस टेलर सिस्टम क्लियर हो गया होगा. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ टेलर सिस्टम. किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. सो टेलर सिस्टम एक इंटीग्रेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जा रहा है आजकल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए.
जहां पर आपके जो कैश ड्रॉवर्स, रिसिप्ट, पासबुक, ये सब चीजें वो मेंटेन करते हैं. इट्स नॉट अबाउट दे आर बेसिकली मेंटेनिंग द चेक्स एंड कैश, बट दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू रिसिप्ट ऑफ द पासबुक वगैरह, प्रिंटिंग, ये सब चीजों के बारे में वो मतलब आपको इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग यू. तो टेलर सिस्टम जो है एक तरीके से इट इज अ, बोल सकते हैं कि पर्सन हु इज मैनेजिंग द थिंग थ्रू यूजिंग द सॉफ्टवेयर और द हार्डवेयर, बट दे हैव योर डेटा एंड दे आर बेसिकली गिविंग यू services on the basis of that, and that is for the curtail the time of the whole procedure which is basically happened due to what, when we are basically depositing the check we have to wait for 5-10 days. अभी तो खैर 2-3 दिन हो गया, लेकिन 5 दिन तक रहता है ऐसे कई जगह पे. तो उस टाइम को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए they are basically there is a system that is Taylor system. ठीक है, तो I guess this point is clear. Yes, ma'am. इसको लिख लीजिएगा, इट इज इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है, चलिए, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मर्चेंट बैंकिंग में या टेलर सिस्टम में या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में. एनीवन हैव एनी डाउट? उत्सव, उत्कर्ष, रजत, राजवी, आशुतोष, प्रिया, किसी को कोई भी डाउट? सारे बच्चे, एवरीवन? No, No, ma'am. ma'am. No. Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. So see you all in the next class. Reserve Bank of India has deregulated the levy of service charges by the commercial bank. जो भी commercial bank है आपके, उनके द्वारा कुछ service charges लिए जाते हैं in the situation when the bank is provided some services. ठीक है, so आपके कौन-कौन से जो यहाँ पर service charges क्या-क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा. व्हेन यू आर बेसिकली, अगर आप टिकट वगैरह अगर कुछ भी ले रहे होते हो तो आपको यू हैव टू पे सम सर्विस चार्जेस बिकॉज यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटी ऑफ द बैंक. सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक 2013 में एक नोटिफिकेशन जो है वो आया था आरबीआई के द्वारा. इसमें क्या बोला गया था, ऑन जुलाई 1st 2013 आरबीआई डायरेक्टेड that bank not discriminate between their customers and follow the uniform and transparent pricing policy. यानी किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन कस्टमर्स के बीच में नहीं होना चाहिए. अगर मान लीजिए कि प्रिया है और अभिजीत है, दे बोथ आर टेकिंग टिकट्स, तो दे नीड टू पे द सेम सर्विस चार्जेस. ठीक है, एंड समहाउ ऑलवेज रिमेंबर इफ द कॉस्ट ऑफ दैट टिकट इज सिमिलर, ठीक है, सर्विस चार्जेस विल बी वैरी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द टिकट, वी कैन से दैट. तो अगर मान लो कि 200 का दोनों कोई टिकट ले रहा है तो इन दैट सिचुएशन दे बोथ नीड टू पे द सिमिलर चार्जेस ओवर दैट सर्विस, राइट. सो ये आपका जो है ये 2013 में रिजर्व बैंक ने ये आपका गाइडलाइन जो था ये बैंक्स को प्रोवाइड किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पॉलिसी रखे, यानी कि आपने कितना % सर्विस चार्ज लिया, कितना आप कॉस्ट ले रहे हो, ये नॉलेज आपके कस्टमर्स को होना चाहिए. उसके अलावा दे विल नेवर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमर एट होम ब्रांच एंड द कस्टमर ऑफ देयर नॉन होम ब्रांच, यानी उनके होम ब्रांच के कस्टमर्स और नॉन होम ब्रांच के कस्टमर्स में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब ये चार्जेस किस चीज पे लिवाई होगा, किस चीज पे लगेगा, बाय द बैंक टू देयर कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, द चार्ज विच इज लिवाइड बाय द बैंक्स ऑन देयर कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, दैट इज इंटर सोल चार्जेस, जो मैंने आपको बोला था एक मीडिएटर जो चार्जेस लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस चार्जेस जो हैं दिस चार्जेस आर रीजनेबल, इट इज इकोनॉमिकल, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट एडिशनल जिस तरीके का आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से यू हैव टू पे द सर्विस चार्जेस. ठीक है, दैट विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट. अगर आप किसी कॉलेज का फॉर्म भरोगे तो अलग लग सकता है, किसी गवर्नमेंट का फॉर्म, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्म भरोगे तो उसका अलग लग सकता है. अगर कोई टिकट ले रहे हो तो उसके लिए अलग लगेगा. अगर आप एयर बोल सकते एयर का टिकट ले रहे हो तो कई बार वो भी वैरी कर सकता है. ठीक है, तो दैट विल बी वैरी अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अगेन विद द सर्विस चार्जेस ओनली. सर्विस चार्जेस से हम लोग दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ चार्जेस फॉर कैश डिपॉजिट एट नॉन होम ब्रांचेस, इसको भी हम लोग एक बार पॉइंट को क्लियर कर लेंगे. एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक एंड वी ऑलरेडी कंप्लीटेड एवरी ancillary facilities or services of the bank. Then we'll move toward the international basis.